Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. A warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineer Faisal Gulzar and on my Facebook page Genius Physics. Hope you people are very much fine, and as you know, as per my promise to you that I will upload a lecture for you, and that is basically once again the revision topic on dimensions. What kind of paper will be on coming Friday? What are the different pattern of questions? And in today's class, my dear students, we will discuss the same. Dear students, dimensions. What are the different questions which are very important in examination point of view? यानी हमारे एग्जामिनेशन में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस यहाँ करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव यानी नीट कॉर्नर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। डायमेंशंस के जो यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस का जो हमारा चैप्टर है, उस वाले अगर पहले से ही नजर डाली जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। यानी कभी कभार हमसे प्रैक्टिकल यूनिट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकल यूनिट्स के जिनसे हम मेजरमेंट, लेंथ की मेजरमेंट करते हैं, उनमें हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने बोला था कि अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है तो उसमें क्या पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर वट एवर द आंसर इज, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पार्सेक। तो या तो पार्सेक पूछा जाएगा या तो लाइट ईयर पूछा जाएगा। तो अगर मैं आपको लाइट ईयर के बारे में पूछूं कि लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर भी यूनिट है डिस्टेंस का। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये यूनिट होता है डिस्टेंस का। यानी इससे हम क्या मेजरमेंट करते हैं, इससे हम डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। यानी लाइट ईयर जो है हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, और लाइट ईयर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रैवलर, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट एट अ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड इन 1 ईयर। ये हमारा लाइट ईयर होता है। ये किसके बराबर होता है वो आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है। तो लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर से हम क्या करते हैं, लाइट ईयर से हम डिस्टेंस बिटवीन द सन यानी स्टार्स के डिस्टेंस के बारे में हम जान सकते हैं कि अगर हमें दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस का मेजरमेंट चाहिए तो हम लाइट ईयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इफ वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स वी कैन यूज लाइट ईयर। तो लाइट ईयर कहां पर लगता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि ये किसके मेजरमेंट में आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टार्स के बारे में हमें मेजरमेंट देता है। एक तो ये हो गया कि लाइट ईयर कितना होता है, लाइट ईयर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, और लाइट ईयर का वैल्यू कितना हो सकता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा पार्सेक। और आपको ये बताया जाएगा कि ये जो पार्सेक होता है, पार्सेक भी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्वेश्चन क्या मिल सकता है कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक इज बेसिकली द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसमें लास्ट में मैंने क्लासरूम के लेक्चर्स में भी बोला था कि इसके लास्ट में सेकंड आता है, तो हमें लगता है कि ये बेसिकली किसका यूनिट है, टाइम का। लेकिन ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये यूनिट होता है, इससे हम मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और याद रखने वाली बात यह है कि आपको अगर प्रैक्टिकल यूनिट्स में यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद क्या करना है, याद क्या रखना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो उसका वैल्यू कितना है, लाइट ईयर हो उसका वैल्यू कितना है, और लाइट ईयर से हम क्या नाप सकते हैं, डिस्टेंस नाप सकते हैं। किन की डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, स्टार्स के दरमियान की डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। और उसके बाद में पार्सेक सबसे बड़ा जो है, पार्सेक
पारसेक जो है उससे भी हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और इसका वैल्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात हो गई। ठीक है, क्वेश्चन ये डायमेंशंस के बारे में पूछा जाएगा। तो मैंने बोला है कि आपको बड़े बड़े डायमेंशंस करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन करने की जरूरत है। सिंपल क्या डायमेंशन हो सकता है? मैंने बोला एक ऐसा डायमेंशन होता है वर्क। अगर आपसे वर्क के डायमेंशन पूछे जाएंगे तो वर्क का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वर्क जो है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और आप सबको पता है, मैंने आपको फोर्स कैसे याद करवाया है। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-1 एंड l1 होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये आंसर आएगा m1 l2 t-2। ये इंपॉर्टेंट है वर्क के डायमेंशन। खाली इतना ही नहीं, तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे वर्क के डायमेंशन पूछे जा सकते, तो यहां सवाल यह भी बन सकता है कि वर्क के डायमेंशन किसके साथ मैच होते हैं। यानी आपको बहुत सारी क्वांटिटीज दी जाएंगी कि वर्क के डायमेंशन किसके साथ मैच होते हैं। सपोज आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन के डायमेंशंस ऑफ टार्क क्या होते हैं। टार्क, डायमेंशंस ऑफ टार्क, ये इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस ऑफ टार्क क्या होंगे, याद रखिए। टार्क जो होता है, टार्क के डायमेंशन भी वर्क के डायमेंशन होते हैं, और टार्क के डायमेंशन भी हमारे पास m1 l2 t-2 का डायमेंशन टार्क के भी हो सकते हैं। और याद रखिए, हर कोई एनर्जी, जितने भी तरह की एनर्जीज हैं, काइनेटिक है, हीट है, पोटेंशियल है, जितनी भी तरह की एनर्जीज हैं, उनके डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर होते हैं। तो अगर टार्क पूछा जाएगा तो उसके वर्क के बराबर के डायमेंशन होते हैं। कोई भी एनर्जी पूछी जाएगी तो उसके डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये तो एक हो गई इस क्वांटिटी। और इस तरह का दूसरा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है करंट तो खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको एम्पियर दिखेंगे। और चार्ज है, और चार्ज के डायमेंशन क्या होते हैं। चार्ज जो है, चार्ज जिसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज के डायमेंशन Q, उसके डायमेंशन होते हैं A1 T1। ये चार्ज के डायमेंशन होते हैं। तो यहां इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, चार्ज के डायमेंशन क्या हो सकते हैं। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस के डायमेंशन बहुत बार पूछे गए हैं। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो सकता है। मैंने बोला था जिसका डायमेंशन हमें निकालना होगा, अगर रेजिस्टेंस के डायमेंशन निकालने हैं तो हम पहले देखेंगे इसमें कौन से रिलेशन में ये होता है। ये बेसिकली होता है V = I R की रिलेशन में। यहां R किसके बराबर आएगा, R आएगा V/I। और आप सब जानते हैं V पोटेंशियल है, और पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डिवाइड बाय चार्ज होता है। वर्क डिवाइड बाय चार्ज होता है पोटेंशियल, ये भी मैंने आपको समझाया है। और वर्क बाय चार्ज, और अपना करंट जो है इसका A1 आएगा। और वर्क के डायमेंशन रखिए, चार्ज के डायमेंशन रखिए A1, और आपको रेजिस्टेंस के डायमेंशन मिलेंगे। फिर आपको प्रॉपर चेक करना है क्या वहां रेजिस्टेंस के डायमेंशन के ऑप्शंस में से कोई मिलता है। चलिए मैं निकाल के देता हूं आपको यहां में, और एक थोड़ा इसको आसान कर देता हूं। वर्क के डायमेंशन होते हैं m1 l2 t-2, और चार्ज के डायमेंशन होते हैं A1 T1, और डिवाइड बाय A1 हो जाएगा तो ये 1। तो ये यहां से कितना बनेगा, ये बनेगा m1 l2 t-2, और ये यहां जाएगा तो ये a² t1 बनेगा, ये बनेगा a² t1। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा m1 l2 t+1, ये ऊपर जाएगा तो ये t-3, और a ऊपर जाएगा तो a-2। ये रेजिस्टेंस के डायमेंशन होगी। बेहतर है इसको हम रट्टा ही याद कर ले, m1 l2 t-3 a-2। तो ये डायमेंशंस हमारे रेजिस्टेंस के डायमेंशन हो गए। ठीक है, इसको नोट करिए। क्या हो सकता है, मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बोला है। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वहां क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट ये होगा, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, उसका यूनिट क्या है, एम्पियर। हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास मास है, उसका यूनिट किलोग्राम है। तो वहां पर आपको यह पूछा जा सकता है कि हमारे पास जैसे ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है,
ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो सकता है? या तो ये पूछा जाएगा ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और आपको पता है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडला होता है, तो ये कैंडला। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का यूनिट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है, तो आपको पता है इसका यूनिट मोल हो सकता है। मोल क्या, मोल ही है इसका यूनिट, ठीक है। तो इसी तरह से या नो, जैसे आपको प्लेन एंगल, रेडियन, सॉलिड एंगल, स्टार रेडियन, ऐसा करके आपसे पूछा जा सकता है। सपोज आपको पूछा जाएगा प्लेन एंगल का यूनिट है, जैसे थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क। इस तरह से जा सकते हैं कि आपको सारी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट देखने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो यहां पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बराबर होती है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल क्या है, शाबाश, ये n हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और हमारे पास जो ये यूनिट होता है, और इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। याद करिए जब मैंने आपको क्लासरूम के लेक्चर्स में बोला था कि 76 किलो गैसा गोट के फम किलो, तो हम जब याद तो कोई जवाब देते हो, ठीक है, उसी इसको देखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं। कि अगर हम तो इसको हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यूनिट अलग अलग है। मैंने बोला था इसको इज इक्वल टू N2U2 इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन बन सकता है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं U1 इज इक्वल टू N2U2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, इन दोनों का आपस में इनवर्स होता है। तो ये चीज यहां पर पूछी जा सकती है, तो इसको आप अच्छे से प्रॉपर्ली नोट करिए। क्वेश्चन हमें क्या मिल सकता है, जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला है, उसको आप करके जाएंगे। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट से मुझे याद आया कि प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए पूछा जा सकता है। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको याद है प्लैंक्स कांस्टेंट ये E इज इक्वल टू h न्यू के बराबर होगा या hf के बराबर होगा। तो यहां प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है, तो h इज इक्वल टू E डिवाइड बाय f के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो आप अच्छा आपसे ये पूछा जा सकता है, आप इसके डायमेंशन चेक कर लीजिए, और आपसे ये पूछा जाएगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मैच होते हैं, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैच होते हैं। सपोज विच अमंग द फॉलोइंग हैज द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन हमें प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के साथ मैच होते हैं। तो अगर प्लैंक्स कांस्टेंट आता है, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन किसके साथ मैच होते हैं, एंगुलर मोमेंटम, चाहे एंगुलर मोमेंटम आएगा, इसके किसके साथ डायमेंशन मैच होते हैं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ इसके डायमेंशन मैच होते हैं। तो जो यही के डायमेंशन से हमारा और एक सवाल भी क्या पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको कांस्टेंट के डायमेंशन बना के दिए हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वहां पर इंपॉर्टेंट है permittivity of free space, permittivity of free space, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के हमसे डायमेंशन पूछे जा, या इसका यूनिट पूछा जाएगा या इसका डायमेंशन पूछा जाएगा, और इसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इसके डायमेंशन पूछे जाएंगे या इसका यूनिट पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे। हमें पता है द फोर्स ऑफ कूलम्ब फोर्स दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके डायमेंशन हमें चाहिए, इसको डायमेंशन नहीं होते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, एप्सिलॉन नॉट इधर आया तो ये बन गया Q1 Q2 बाय, शाबाश, ये F इधर आया FR स्क्वायर। तो अगर यूनिट पूछा जा सकता है तो इसका यूनिट क्या आ सकता है, तो इसका यूनिट आ सकता है यहां कूलम्ब स्क्वायर, ये कूलम्ब स्क्वायर हो गया, और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा, कूलम्ब स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा करके आएगा। यानी यहां से कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन सकता है। अगर उससे यूनिट पूछा जा सकता है, यूनिट आप ऐसे बना सकते हैं, कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको इसका डायमेंशन पूछा जाता है, डायमेंशन यहां A1 T1 चार्ज के डायमेंशन होते हैं, 2 बार चार्ज है, तो ये बनेगा A स्क्वायर T स्क्वायर। फोर्स के क्या होंगे, M1 L1 T-1 इंटू L स्क्वायर। तो ऐसा इसको सम करने पर आप इसके डायमेंशन भी बना सकते हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है और हमारे पास ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को करके जाना है। तो ध्यान से पूरा प्रिपेयर करके जाना है, जो जो मैं बोलता हूं उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका क्वेश्चन वहां पर इस वाले पैटर्न पर गलत नहीं हो सकता है। और यहां अगर बताने पूरा बनाए हैं मैंने क्लासरूम के लेक्चर्स में, गलत करके नहीं जाना है, क्वेश्चन सही आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए और एक पैटर्न हमारे पास क्या हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है हमारा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है, ये भी मैंने आपको क्लासरूम में समझाया है। y इज इक्वल टू a साइन, अगर इस तरह का होगा ओमेगा t माइनस k ऑफ x। अगर इस तरह का पैटर्न होगा, वायर t हमारे पास टाइम है, x हमारे पास डिस्टेंस है, और हमें फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड k और ओमेगा के डायमेंशन हमें बताने हैं। तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया है कि साइन के अंदर जो साइन थीटा होता है वो डायमेंशन लेस होता है, साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है। अब हमारे पास साइन ओमेगा t है, तो इसका मतलब है ओमेगा t जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा। अगर ओमेगा t डायमेंशन लेस है लेकिन t के पास तो 1 डायमेंशन है, तो इसका मतलब ओमेगा का डायमेंशन चाहिए t-1। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, t-1 हमारे पास डायमेंशंस ऑफ ओमेगा हो जाएगा। मैंने शॉर्टकट बोला है कि t का 1 है, तो इसका मतलब ओमेगा का t-1 होगा, राइट। t का 1 है और ओमेगा का t-1 होगा। और इसी तरह से अगर x k ऑफ x है हमारे पास, k ऑफ x अगर k ऑफ x डायमेंशन लेस होगा लेकिन हमारे पास x है, x का डायमेंशन तो k क्या होगा, तो इसका मतलब k का डायमेंशन होंगे l-1, क्योंकि k ऑफ x डायमेंशन लेस है, इसी तरह से हमारा l-1 रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। आराम से करिएगा, क्लासरूम में मैंने समझाया, कॉपी पर देख लीजिएगा इसको। ये देखिए इसी पैटर्न पे हमारा और एक सवाल है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू v नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, वेयर t इज टाइम, फाइंड डायमेंशंस ऑफ v नॉट एंड लैम्डा। आपको पता है एक्सपोनेंशियल जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस होते हैं। अच्छा बस तो बस क्लासेस में डायमेंशन लेस होते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल होते हैं तो इसका मतलब लैम्डा टी और एक्सपोनेंट्स भी डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसका मतलब लैम्डा टी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अगर लैम्डा टी डायमेंशन लेस है, अगर लैम्डा टी पूरा क्या है, डायमेंशन लेस, अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर ये लैम्डा टी डायमेंशन लेस है, t का डायमेंशन 1 है, तो लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा, t-1 इसका ऑप्शन रहेगा। ये कैसे करना है, इसको कंप्लीट करना, रिवाइज ऐसे करते हैं। इसको पावर 1 इसका डायमेंशन, v नॉट के डायमेंशन पूछे जाते हैं। v क्या है, v तो है वेलोसिटी, इसका मतलब अगर ये पूरा डायमेंशन लेस है तो v अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी v नॉट के बराबर है, और वेलोसिटी है तो यही डायमेंशन v नॉट के रहेंगे। जो डायमेंशन वेलोसिटी के हैं वही डायमेंशन v नॉट के रहेंगे। होप ये चीज आपको अच्छे से आएगी, इसको नोट करिए। हमारे पास रिलेशन है, इन द रिलेशन p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z के थीटा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और इसके सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। और यहां पर p जो है, p बताया गया है कि p आपका प्रेशर है, और अगर p आपका प्रेशर है, आपको बताया गया है k जो है, k आपका टेम्परेचर है, और सॉरी k आपका बोल्टमैन्स कांस्टेंट है। यहां लिखा है k आपका बोल्टमैन कांस्टेंट है, थीटा आपका टेम्परेचर है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, हमें अल्फा एंड बीटा के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। जो मैंने फंडामेंटल
फंडामेंटल रूल बताया है, एक्सपोनेंट्स के डायमेंशन नहीं होते हैं, एक्सपोनेंशियल और उनके एक्सपोनेंट्स के डायमेंशन नहीं होते हैं। सेम रूल हम यहां अप्लाई करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे P प्रेशर है, तो इसका मतलब e टू द पावर ये वाली चीज, माइनस का बादर मत करिए, ये वाली चीज अल्फा z डिवाइड बाई k थीटा जो है ये डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट्स e टू द पावर जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें अल्फा चाहिए। अल्फा अगर आपको चाहिए तो आप इस के थीटा को इधर ले जा सकते हैं, ये बनेगा अल्फा z इज इक्वल टू के थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू के थीटा डिवाइड बाय z। के क्या है हमारे पास? के है बोल्टमैन कांस्टेंट। बोल्टमैन कांस्टेंट जो है वो हमारे पास एनर्जी टेम्परेचर होता है। बोल्टमैन कांस्टेंट याद करिए, क्लासरूम में मैंने बोल्टमैन कांस्टेंट के डायमेंशन बनाए हैं। बोल्टमैन कांस्टेंट एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है, ध्यान से देखिए। तो यहां जो के है, के बोल्टमैन कांस्टेंट है, तो बोल्टमैन कांस्टेंट अगर एनर्जी बाय टेम्परेचर लिखा जाए तो इसके डायमेंशन m1 L2 T-2 डिवाइड बाय Q1 यहां पर हम रख सकते हैं। देखिए ये बनेगा m1 के डायमेंशन रखो, L2 और T-2 ये ऐसे डायमेंशन है। थीटा क्या है? थीटा टेम्परेचर है। अब यहां थीटा तो इसके डायमेंशन भी ये जो एनर्जी बाय टेम्परेचर है तो यहां इसका आएगा क्योंकि ये जो बोल्टमैन कांस्टेंट है ये एनर्जी बाय टेम्परेचर है, m1 L2 T-2 और नीचे आ जाएगा हमारा K1। ठीक है, और यहां पर थीटा क्या है? टेम्परेचर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? K1। ठीक है, और हमारे पास जो ये चीज है Z, तो हमारे पास ये अल्फा Z क्या है हमारे पास? अल्फा z बाई के थीटा। नहीं है तो मेरे ख्याल से z हाइट होगी। z यहां पर हाइट है, यानी हाइट मींस ये लेंथ है, तो यहां पर तो यहां पर नीचे k के साथ आ जाएगा, z के साथ आ जाएगा हमारा, तो ये हम कहां पर रखेंगे? ये हमारा k का वैल्यू आ गया, ये k और k कैंसल आउट हो गया, ये इसके साथ K का वैल्यू है एनर्जी बाय टेम्परेचर, ये L1 इसके साथ रहेगा Z का, तो ये L1 इस L2 के साथ एक गया तो वहां बचा एक, तो ये बनेगा M1 शाबाश, L1 ये बनेगा T-2, तो ये डायमेंशन रहेंगे हमारे पास अल्फा के। तो अल्फा के डायमेंशन -2, हाँ बिल्कुल सही जवाब है इसका। ये वाली चीज अल्फा के डायमेंशन मिलते हैं। और अगर बीटा के डायमेंशन है, देखिए P को हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये चीज तो डायमेंशन लेस है, तो P अल्फा बाई बीटा के बराबर हो सकता है। और P के जो डायमेंशन रहेंगे, P प्रेशर होता है, इसको आप फोर्स बाय एरिया लिखेंगे। अगर आपको बीटा चाहिए, बीटा को इधर ले जाइए और ये बनेगा अल्फा बाई प्रेशर, और अल्फा के डायमेंशन ये रहे, नीचे प्रेशर के डायमेंशन रखो और आपको बीटा के डायमेंशन निकल के आएंगे। फिर ऑप्शन चेक करेंगे तो उसके साथ बीटा के डायमेंशन मिलते हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये और एक पैटर्न इंपॉर्टेंट पैटर्न है, पूछे जा सकते हैं, उन्हें बीटा के भी डायमेंशन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सवाल दिखाएंगे, फिर से ये सवाल देखिए आपको यूनिट्स, देन द डायमेंशन किसकी फॉर्मूला बनानी है? एनर्जी का बनाना है। बढ़िया है, तो एनर्जी को क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड टाइम टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ साथ में ए बी सी इसको पावर लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे फिर? E इज इक्वल टू F टू द पावर A टू द पावर B एंड T। फोर्स के डायमेंशन बताइए, M1 L1 T-2, ये फोर्स के डायमेंशन है, और इसका रेज़्ड पावर A आ जाएगा। एक्सेलरेशन का है L1 T-2 रेज़्ड पावर B और T1 रेज़्ड पावर C, यहां ऐसे लिख सकते हैं। तो ये यहां बनेगा M1 L MA, यहां क्रॉस करिए, LA T-2A, यहां बनेगा LB T-2B और T रेज़्ड पावर C, ऐसे लिख सकते हैं।
m तो एक ही है, ये तो m a बनेगा। यहाँ क्या है, ये m है l a है, m a, l कितने हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये बनेगा l a प्लस b। शाबाश। t बनेगा -2a माइनस 2b प्लस सी, ये इनसे आ जाएगा -2b प्लस सी। यहां से m1 l2 t -2। अब प्रिंसिपल होमोजेनिटी से यहाँ के पावर इससे मैच करेंगे। जब हम इक्वेटिंग पावर्स करेंगे, तो यहां a इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां a प्लस बी जो है, a प्लस बी 2 के बराबर आएगा। 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। c आएगा -2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू -2। -2 a कितना है, -2 b कितना है, प्लस c इज इक्वल टू -2। -2 प्लस c इज इक्वल टू -2। c इज इक्वल टू 2। अब a b और c के पावर रखिए, यहां क्या बनेगा, e इज डायरेक्टली f टू द पावर a दैट मींस 1, a टू द पावर 1, e टू द पावर ये टी स्क्वायर। आप देखिए कोई ऑप्शन है, एफ ए टी स्क्वायर आपका सही ऑप्शन है। और मैंने आपको ये भी शॉर्टकट आप इसके डायमेंशन इस ऑप्शन को लिए, फिर इसको जिसके साथ मैच हो जाएंगे वो आपका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आप सब इसको प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये एक पैटर्न है, देखो इस पैटर्न पर मैंने कितने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, वो सारे क्वेश्चन करके जाएंगे आप। इन पैटर्न पर जो मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं वो क्वेश्चन आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको आराम से आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के भी डायमेंशन करके जाएंगे, आप प्लैंक्स कांस्टेंट के भी डायमेंशन करके जाएंगे, आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी डायमेंशन चेक करके जाएंगे, जितने भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है उनके डायमेंशन करके जाएंगे। साथ साथ में जो भी हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन होते हैं यूनिट नहीं होता है, जिनके यूनिट्स होते हैं डायमेंशन नहीं होते, उनके भी थोड़ा थोड़ा आप नजर रखिए। होप आप सबको ये वाला लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।